नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ भारत के सामाजिक आंदोलन। विद्यार्थियों, आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व श्रमिक वर्ग आंदोलन या श्रमिक आंदोलन का उदय और विकास किस प्रकार से रहा। इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों 1938 में जिनेवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसवी पारुलकर ने कहा था, भारत में अधिकांश मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है वह इसके लिए भी पर्याप्त नहीं कि उन्हें जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं सुलभ करा सकें। विद्यार्थियों, एसवी पारुलकर ने यह महसूस किया कि जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है वह इतनी कम होती है कि वे अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते हैं। बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, मृत्यु के विरुद्ध श्रमिकों को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। यदि वह किसी प्रकार से बीमार हो जाता है, बेरोजगार होता है या वृद्धावस्था या अचानक काम करते करते उसे मृत्यु हो जाती है कार्य करते समय, तो उसको किसी भी प्रकार से सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती है। खान मजदूरों की स्थिति तो विशेष रूप से खराब है। मजदूरों को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ अधिनियम बनाए विद्यार्थियों, जैसे 1934 के मजदूर मुआवजा कानून और फैक्ट्री अधिनियम, 1936 का मजदूरी भुगतान अधिनियम। परंतु विद्यार्थियों, खानों, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे, कारखानों में काम करने वाले लाखों मजदूरों में से बहुत कम को इन कानूनों से लाभ पहुंच पाता है। विद्यार्थियों, किसानों की अपेक्षा श्रमिकों को संगठित होने और संघर्ष करने के ज्यादा अच्छे अवसर प्राप्त रहे हैं। किसान स्वभाव से रूढ़िवादी होता है विद्यार्थियों, और उसे गांवों में रहकर काम करना पड़ता है। गांव चूंकि काफी दूर दूर और एक दूसरे से अलग थलग होते हैं, इसलिए किसानों को संगठित करना आसान काम नहीं हो पाता। विद्यार्थियों, इसके ठीक विपरीत यदि हम बात करें तो श्रमिकों की बहुत बड़ी आबादी प्रमुख औद्योगिक नगरों में केंद्रित होती है। वे आसानी से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। बड़े नगरों जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, में तो हजारों श्रमिक एक ही ललकार पर उठ खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के श्रमिक आंदोलनों पर विचार करेंगे। सबसे पहले बात आती है मजदूर आंदोलन की उत्पत्ति और उसका क्रमिक विकास किस प्रकार से, क्रमिक यानी धीरे धीरे विकास उसका किस प्रकार से हुआ। विद्यार्थियों, हम बात करते हैं 1850 के बाद भारत में सूती कपड़े के कारखाने और जूट की मिलें कायम की गई थी, और साथ ही विद्यार्थियों खानों से खदानों से कोयला निकालने की शुरुआत हुई, और इस प्रकार भारत में एक नए वर्ग यानी मजदूर वर्ग का जन्म हो गया। जैसे जैसे उद्योग बढ़ा वैसे वैसे इस वर्ग की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही, और प्रारंभ में मजदूर विनम्र और असंगठित हुआ करते थे। इनमें से ज्यादातर गांवों से आते थे, क्योंकि कृषि की अवनति और हस्तशिल्प के विनाश ने उन्हें दरिद्र बना दिया था। 19वीं सदी के अंत तक हम हड़तालों का कोई समाचार नहीं सुनते थे। मुंबई, चेन्नई यानी मद्रास में जो हड़तालें हुई वे सभी आकस्मिक थी। उनके पीछे कोई खास संगठन या योजना नजर नहीं आती है। सितंबर 1884 में एन.एम. लोखंडी ने मुंबई के कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों की एक सभा बुलाई, और उसके बाद श्रमिकों की ओर से एक मांग पत्र तैयार किया गया, जिस पर लगभग 5000 श्रमिकों ने हस्ताक्षर किए थे। विद्यार्थियों, लोखंडी ने स्वयं को बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन का अध्यक्ष कहा। आमतौर से इस संगठन को भारत का पहला मजदूर संगठन कहा जाता है, याद रखिएगा विद्यार्थियों। परंतु जैसा कि रजनी पामदत्त ने लिखा, मुंबई मिल मजदूर एसोसिएशन किसी भी अर्थ में मजदूर संगठन नहीं था। इसके न तो सदस्य थे और न कोई नियम थे और न इसका कोई कोष था। लोखंडी साहब एक परोपकारी किस्म के व्यक्ति थे जो मजदूरों के कल्याण में रुचि रखते थे। वे मजदूरों के संगठन और मजदूरों के संघर्ष के अग्रदूत नहीं थे। 1905 और 6 से राष्ट्रीय आंदोलन में चूंकि एक जुझारू और उग्रवादी लहर आई, इसलिए मजदूर आंदोलनों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। विद्यार्थियों, 1905 और 1909 के बीच रेल कर्मचारियों ने कई बड़ी हड़तालें की, और मुंबई के मिल मजदूरों ने भी अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़तालों का सहारा लिया।
1908 में लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई के मजदूरों ने पूरे 6 दिनों की हड़ताल की। फिर भी अभी तक मजदूरों का कोई स्थायी या ठोस संगठन कायम नहीं हो सका है विद्यार्थियों। इसका कारण यह नहीं था कि मजदूरों में साहस या संघर्ष उत्साह की कमी थी। रजनी पामदत्त कहते हैं विद्यार्थियों, इसकी वजह केवल यही रही कि भारत के मजदूर बेहद गरीब और निरक्षर थे और उनके पास साधनों का अभाव था। सामान्य अर्थों में देखा जाए तो 1914 से पहले मजदूर आंदोलन का विस्तार केवल यूरोपीय और एंग्लो इंडियन रेल कर्मचारियों तो सरकारी कर्मचारियों के ऊपरी तबके तक सीमित था। सबसे पहले हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बाद मजदूर आंदोलनों का विकास की, तो विद्यार्थियों प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 के पश्चात श्रमिकों के आंदोलन काफी तेजी से बढ़े। AR देसाई के अनुसार इसके लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे, जैसे युद्ध के बाद आर्थिक संकट जिसके कारण मजदूरों के कष्ट बढ़े, भारत की समस्त जनता पर जिसमें मजदूर वर्ग भी था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की और अन्य देशों की जनतांत्रिक क्रांतियों और रूस की समाजवादी क्रांति का प्रभाव और देश के अंदर बढ़ता हुआ विक्षोभ। 1918 और 1919 के दौरान कई बड़ी हड़तालें हुई विद्यार्थियों और 1921 में लगभग 4000 हड़तालें हुई जिनमें लाखों श्रमिकों ने भाग लिया। कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद में हड़तालों का तांता लग गया, मतलब लगातार हड़तालें होती रही। ये हड़तालें केवल आर्थिक कष्ट की वजह से नहीं हुई बल्कि 1920 के ऐसे आंदोलन के सिलसिले में हुई। इससे यह पता चलता है विद्यार्थियों की श्रमिकों ने देश की राजनीति में सक्रिय योगदान शुरू कर दिया। अब बड़े बड़े नगरों जैसे अहमदाबाद हुआ, मुंबई, चेन्नई में मजदूर यूनियनें कायम हो गई थी। ज्यादातर यूनियनों में प्रभावी भूमिका बाहर के लोग निभा रहे थे। उनमें से कुछ लोग परोपकार की भावना से प्रेरित थे, जबकि कुछ केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए शामिल हो गए थे। विद्यार्थियों कई ऐसे नेता भी थे जो मजदूर आंदोलनों के माध्यम से आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए मजदूर आंदोलनों में बाहरी तत्वों का प्रवेश बहुत स्वाभाविक था, पर इससे आंदोलन के चरित्र पर एक खास किस्म का असर पड़ा। मार्क्सवादी लेखकों का कहना है कि बाहरी तत्वों के कारण मजदूर आंदोलन में उन लोगों की घुसपैठ हो गई थी जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। ये लोग अपने साथ उच्च या मध्य वर्गीय दृष्टिकोण लेकर आए थे और इसलिए वे वर्ग संघर्ष की लड़ाई में जुटे हुए मजदूरों का नेतृत्व नहीं कर सकते थे। भारत का मजदूर आंदोलन काफी दिनों तक इस दुर्भाग्य का शिकार रहा। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई ताकि वे देश भर में फैली हुई विभिन्न संस्थाओं में तालमेल स्थापित कर सके विद्यार्थियों। और इस संगठन को MN जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ वेप्तिस्ता, VV गिरी और CR दास जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने मार्गदर्शन किया। विद्यार्थियों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हर वर्ष अपने सम्मेलन करती थी और अपने प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भेजती थी। इसके प्रयास में 1926 में श्रमिक संघ अधिनियम पास हुआ जो श्रमिक संघ आंदोलन में ऐतिहासिक महत्व रखता है। अधिनियम द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों को कानूनी मान्यता मिल गई, जिससे इसके सदस्यों की स्थिति आम जनता और उद्योगपतियों की नजर में ऊंची हो गई। विद्यार्थियों, 1927 के बाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया। वे इसका उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करने लगे। इससे आपस में फूट पड़ गई और 1929 में MN जोशी के नेतृत्व में एक अन्य संगठन यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। नेताओं के आपसी झगड़ों के कारण श्रमिकों का उनमें विश्वास कम हो गया विद्यार्थियों, और फलस्वरूप क्या हुआ कि कई हड़तालें विफल हो गई। मेरठ कांड में पकड़े गए कम्युनिस्टों की वजह से श्रमिक आंदोलन को धक्का लगा, किंतु 1938 में दोबारा एकता कायम हो गई और दोनों श्रमिक संघों को मिलने से एक मजबूत ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उदय हुआ। 1939 में द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने पर औद्योगिक अशांति में वृद्धि हुई। सरकार ने भारतीय सुरक्षा नियमों के अंतर्गत हड़तालों और तालाबंदियों पर रोक लगा दी। विद्यार्थियों, युद्ध काल में इसमें महंगाई बढ़ने से श्रमिकों में बेचैनी फैल रही थी। इससे मजदूर आंदोलनों को प्रोत्साहन मिला और इन दिनों ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना था।
उनकी प्रमुख मांगे थी उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए रचनात्मक कदम उठाना और श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार देना। विद्यार्थियों, अब हम बात करते स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के श्रमिक आंदोलनों की। श्रमिकों को आशा थी कि स्वाधीनता के बाद उन्हें अधिक मजदूरी, काम की अच्छी शर्तें और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उनकी यह आशा पूरी नहीं हो सकी और 1960 के दशक में मुद्रास्फीति के कारण श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में काफी कमी आ गई। विद्यार्थियों, इसलिए उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें अपनी स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। देश में बड़ी भारी संख्या में हड़तालें हुई, जिससे इतने श्रमिक दिवस की हानि हुई जितने पहले कभी नहीं हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर पुनः कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया और उनके प्रभाव को विफल करने के लिए 1947 में कांग्रेस ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी और समाजवादी पार्टी द्वारा 1948 में हिंदू मजदूर सभा की स्थापना भी की गई। 1955 में विद्यार्थियों भारतीय जनसंघ ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कर ली और कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ जाने के बाद मार्क्सवादियों के नेतृत्व में सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन CITU यानी C2 की स्थापना की गई। भारतीय मजदूर संघ पर अब भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व बन गया और 1971 के चुनावों के बाद राजनीतिक सत्ता कांग्रेस यानी श्रीमती गांधी के हाथों से केंद्रित हो गई। उद्योगपतियों ने इसका लाभ उठाते हुए श्रमिकों के प्रति आक्रामक नीति अपनाई। विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि श्रमजीवी वर्ग ने भी कई बड़ी हड़तालें की और 1974 के रेलवे की हड़ताल उस युग की एक प्रमुख घटना रही। 1980 के दशक के दौरान औद्योगिक विवादों, तालाबंदी और हड़तालों के कारण काफी कार्य दिवसों की हानि भी हुई। 1986 में विद्यार्थियों आर्थिक घाटे के कारण करीब 1200 छोटे बड़े कारखाने बंद हो गए और 1988-89 में तो करीब 21,000 छोटे कल कारखाने घाटे में चल रहे थे। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं मजदूर आंदोलन की वर्तमान स्थिति क्या है और मजदूर संगठनों में से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं। विद्यार्थियों, देश के कुछ बड़े अखिल भारतीय मजदूर संगठन हैं। भारतीय मजदूर संगठन BMS, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन INTUC और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2, BMS इंटक C2 और क्रमशः भाजपा, कांग्रेस व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। भारत में इस समय कारखानों और अन्य कारोबार या शिल्पों में लगे हुए मजदूरों और कार्मिकों की जो यूनियनें हैं विद्यार्थियों, वे उपरोक्त अखिल भारतीय संघों में से किसी एक के साथ संबंधित हैं। मजदूर संघों ने निम्नलिखित कानूनों को और विधेयकों पर भारी विरोध किया, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो गया, आवश्यक सेवाओं के रखरखाव वाले अधिनियम हो गए, अस्पताल और अन्य संस्थाओं संबंधी विधेयक हो गए। विद्यार्थियों, हम बात करें भारत में जुलाई 1991 से नई आर्थिक नीति लागू की गई, जिसने अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता प्रधान बना दिया। 1991 में जब नई आर्थिक नीति लागू हुई तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की बन गई? कॉम्पिटिटिव बन गई। अब भारत को खुली प्रतियोगिता के आधार पर अपना उत्पादन बढ़ाना था, क्योंकि उदारीकरण का प्रवेश, निजीकरण का प्रवेश खुले रूप में हो चुका था। विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत किया गया और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर कदम बढ़ा रही थी और इससे भारतीय श्रम बाजार में प्रशिक्षित श्रमिकों की मांग बढ़ी। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक मजदूरी और सुविधाएं प्रदान करेंगी तो श्रमिकों में गतिशीलता उत्पन्न होगी और उन्हें अपने पुराने मकानों या नगरों का मोह त्यागना पड़ेगा। पर नई आर्थिक नीतियों के कुछ खतरे भी रहे विद्यार्थियों, जो श्रमिक उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर खरे नहीं उतरे। उन्हें अपने रोजगार से हाथ भी धोना पड़ा। 2004 से लेकर 2008 तक कई सार्वजनिक इकाइयां यानी सरकारी उपक्रम नीलामी से इसलिए बचे रहे क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार वाम दलों के समर्थन पर टिकी रही। लेकिन यदि हमें राजकोषीय घाटे में कमी लानी है तो विनिवेश प्रक्रिया रोक देने से काम नहीं चलेगा। 2 जुलाई 2009 को संसद में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम पेश किया गया विद्यार्थियों, उसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार रहे। पहला हम बात करें तो घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों की नीलामी करना, पेट्रोलियम क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना, मूल्य निर्धारण के मामले में बाजार के हवाले करना और बैंकों में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49% करना। साथ ही विद्यार्थियों और भी कई उपाय अपनाने होंगे, जैसे कि मशीनीकरण,
और सुपर टेक्नोलॉजी, लागत में कमी, उत्पादकता में बढ़ोतरी, मजदूरों व अन्य कर्मचारियों की संख्या में कटौती, इससे कुछ समय के लिए बेरोजगारी बढ़ेगी। पर विद्यार्थियों, आर्थिक सुधारों के बिना विकास संभव है ही नहीं। अंततः विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंचेगा। इसलिए श्रमिकों और आम लोगों को नई प्रतिस्पर्धा के लिए स्वयं को चुस्त और योग्य बनाना पड़ेगा। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन आंदोलन अथवा मजदूर संघों को शक्तिशाली बनाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। विद्यार्थियों, इस समय मजदूर आंदोलन की बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें हमें दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आती है मजदूर संगठनों की बहुलता और उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा। बहुलता का प्रमुख कारण यह है विद्यार्थियों के विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अलग अलग संगठन खड़े कर लिए हैं। मजदूरों की मांगों के विषय में उनका अलग अलग दृष्टिकोण है, पर इससे मजदूर आंदोलन की शक्ति घटती है और मजदूरों के बीच अनावश्यक खींचतान पैदा होती है। एक ही कारखाने, उद्योग और व्यवसाय के कामगार बहुत से मजदूर संगठनों में विभाजित न हो, इसके लिए फरवरी 2002 में ट्रेड यूनियन अधिनियम में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। अब किसी भी ट्रेड यूनियन को तब तक पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा विद्यार्थियों, जब तक उद्योग में कार्यरत कुल श्रमिकों या कर्मचारियों का कम से कम 10% या 100 कर्मचारी जो भी इसमें कम हो उसके सदस्य न हो, तब तक वह पंजीकृत नहीं होगा। 7 से कम सदस्यों वाली किसी यूनियन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा विद्यार्थियों। दूसरी बात आती है मजदूर संघों का बाहरी व्यक्तियों के नेतृत्व में काम करना। मजदूर संगठनों का नेतृत्व कुछ पेशेवर लोगों के हाथों में आ गया है विद्यार्थियों। उनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो स्वयं कभी मजदूर नहीं रहे। कई व्यक्ति तो बुद्धिजीवी और नेता ज्यादा हैं और कार्मिक कम है। वे श्रमिकों का इस्तेमाल अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए करते हैं। श्रमिकों के साथ उनका कोई सीधा संपर्क नहीं होता है। फिर तीसरी बात आती है वित्तीय साधनों का अभाव। विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात वित्तीय साधनों के अभाव की है। मजदूर संघों के पास वित्तीय साधनों का अभाव होता है। फलस्वरूप मजदूर कभी लंबी लड़ाई लड़ने या अनिश्चित काल हड़ताल करने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि उनके पास प्रचुर साधन नहीं होते। प्रचुर साधन नहीं होने के कारण वे इस प्रकार की लंबी लड़ाई को लड़ पाने में असमर्थ हो जाते हैं। मजदूर संगठन अपने सदस्यों के कल्याण के लिए कल्याण कार्य या कल्याण योजनाएं शुरू नहीं कर सकता। राजनीतिक दलों पर निर्भरता। जैसा कि विद्यार्थियों हमने पहले ही स्पष्ट किया, अधिकांश ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व राजनेताओं के हाथों में चला जाता है। बहुत से पेशेवर राजनेता और बाहरी व्यक्ति तो श्रमिकों को भड़काने का काम भी करते हैं। इसलिए यह आवश्यक होता है विद्यार्थियों की श्रमिक अपनी यूनियनों का नेतृत्व स्वयं अपने हाथों में ले लें। नेताओं को मजदूरों को उपलब्ध कानूनी अधिकार की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी मजदूर नेता अपने अहंकार और अड़ियल रुख के कारण श्रमिकों को काफी मुसीबत में डाल भी देता है। 1982 में मुंबई के कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व दत्ता सामंत कर रहे थे और हड़ताल शुरू के महीनों में काफी कामयाब रही, पर धीरे धीरे वे कमजोर पड़ गई। दत्ता सामंत ने इस मौके पर सूझबूझ का परिचय नहीं दिया और उसने मांगों को इतना बड़ा चढ़ाकर रखा कि कोई समझौता नहीं हो पाया और अंत में हड़ताल विफल हो गई और किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कुल संख्या लगभग 42 करोड़ है। ये वे लोग हैं विद्यार्थी जो कृषि, घरेलू कार्यों, लघु उद्योगों, इमारतों के निर्माण या दुकानों आदि में अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। इनमें से 90% लोग सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम कर रहे हैं। भारत की बड़ी ट्रेड यूनियनों ने उनकी समस्याओं की सदैव अनदेखी की है। यहाँ तक कि विद्यार्थियों वामपंथी दलों के नेतृत्व वाली यूनियनों ने भी आसान रास्ता अपनाते हुए संगठित क्षेत्र के मजदूरों की ही मांगे उठाई हैं। विद्यार्थियों, सारांश में हम देख सकते हैं कि श्रमिकों का उनका बुनियादी हक मिले यह आवश्यक है, परंतु उन्हें भी समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का ध्यान रखना होगा। क्या यह एक सच्चाई नहीं है विद्यार्थियों की औसत भारतीय श्रमिक उत्पादकता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से बहुत पीछे है? इसी तरह क्या कोई इससे इनकार कर सकता है कि हमारे उद्योग अपने उत्पादों को विश्वसनीय गुणवत्ता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं? औद्योगिक जगत में शांति की स्थापना से ही वर्तमान आर्थिक नीतियां सफल हो सकती हैं। प्रबंधकों और मालिकों के साथ श्रमिकों के मधुर संबंध कायम करने में मजदूर यूनियनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मजबूत सौदेबाजी के साथ साथ मजदूर संगठनों को स्वयं की ही कमजोरी का निवारण करना होगा।
मजदूर नेताओं को चाहिए विद्यार्थियों के वे आपसी कलह में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करें। श्रमिकों को यह प्रेरणा दें कि वे अपनी उत्पादकता और क्षमता को बढ़ाएं। विद्यार्थियों मालिकों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। आर्थिक नीतियों की वजह से सरकारी उपक्रमों के बंद किए जाने का खतरा पैदा हो जाता है। मजदूर यूनियनों को चाहिए कि वे सहकारी समितियां बनाकर सरकारी उपक्रमों के शेयर खरीदें और उनका प्रबंधन अपने हाथों में ले लें। इसके बाद विद्यार्थियों अधिक रोजगार पैदा करने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों का विकास भी सबसे बड़ी आवश्यकता है। असंगठित श्रमिकों को संरक्षण सरकार को देना होगा। इसके लिए बीमा, बेरोजगार भत्ता और स्वास्थ्य सेवा प्रबंध सरकार की ही तरफ से होगा। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। तो प्रश्नों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इसमें एक तो प्रश्न बनेगा आपका कृषक आंदोलनों के विकास के ऊपर, जिसमें आपको संक्षिप्त विश्लेषण करना है या महत्वपूर्ण मुद्दों का मूल्यांकन करना है। इसके बाद विद्यार्थियों अन्य प्रश्न बनेंगे आपके किसान आंदोलन के लक्ष्य और रणनीति का विश्लेषण करने पर, और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के से पूर्व श्रमिक आंदोलनों के इतिहास की रूपरेखा के संदर्भ में बनेगा, और श्रमिक आंदोलनों के संक्षिप्त विश्लेषण भी आपसे पूछा जा सकता है। और भारत ट्रेड यूनियन यानी मजदूर आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के क्या सुझाव आप बता सकते हैं। जो सुझाव मैंने बताए हैं इसके अलावा भी आपके मस्तिष्क में कोई अन्य सुझाव आते हैं तो वो भी सब सुझाव आप इसमें संलग्न कर सकते हैं। भूमंडलीकरण के युग में श्रमिकों के अधिकार और जीवन यापन की जरूरतों का निवारण श्रमिक आंदोलन नहीं कर पाए, विवेचन कीजिए। इसका भी आपको देखना है कि वैश्वीकरण के युग में किस प्रकार से श्रमिकों के अधिकार और उनके जीवन की आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है या किस प्रकार से उनका पूरा करने का प्रयास किया जा सकता है। इन सभी को देखते हुए विद्यार्थियों इन प्रश्नों का आपको बहुत ही सारगर्भित आपको उत्तर देना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह अध्याय आपको भली भांति समझ आया होगा। फिर भी आप किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य कोई टॉपिक लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद एंड नमस्कार।